उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है लोन मॉडिफाई लोन पैरामीटर। पैरामीटर ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, इसमें आपको कोई चेंजेस करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अभी एक प्रॉब्लम है व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन, है ना। एक प्रॉब्लम ये आता है कि लोन डिसबर्स कर रहे हैं या कलेक्शन के टाइम पे एक पॉपअप एरर आ जाता है कि हम लोन डिसबर्स नहीं कर पा रहे हैं या कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक बार चेक करने की जरूरत है व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन। आप जैसे यहाँ पे आते हैं व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन में, तो आपको यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे खरीद प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ रेड कलर में एक अपडेट प्रोडक्ट डिटेल करके एक ऑप्शन आ जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम लोन अमाउंट कितना आप डिसबर्स करना चाहते हैं, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज, ये सारा डिटेल आपके यहाँ पे सेट रहता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपको, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100 सेट है, ठीक है। इसको आपको अगर डिसबर्समेंट या कलेक्शन के टाइम पे कोई भी एरर आता है, इसको आपको 1 रखना है। आप यहाँ से बाकी के 2 जीरो हटा देंगे, इसको 1 रखेंगे। एक ऑप्शन आपको और दिखता है यहाँ पे अलाउ एक्सेस अमाउंट का। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम एक्सेस कलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से आके यस कर देंगे, है ना। और इसको यहाँ से आप यस या नो अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से आप सेव करेंगे तो आप सब्सिडी वैसे ऐसी रहेगा, क्योंकि जो क्रॉप लोन है उसका सब्सिडी है आपका केसीसी में और एनिमल हस्बेंड्री, इसको आप ऐसे ही रखें, ठीक है। तो अब जिसको जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके 2 यहाँ पे चीजें अपडेट हो जाती है। एक तो जो आपका लोन डिसबर्समेंट या कलेक्शन टाइप पे जो एरर आता है वो हट जाता है। दूसरी चीज, आप एक्सेस कलेक्शन आप मेंबर से ले सकते हैं। एक्सेस कलेक्शन आप कितनी बार ले सकते हैं? 1 टाइम। एक बार अगर मेंबर का लोन अकाउंट नेगेटिव हो गया है तो दोबारा आप उससे एक्सेस कलेक्शन नहीं ले सकते, आप 1 टाइम ही ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे आप मान के चलिए आपने एक्सेस कलेक्शन ले लिया, मेंबर का था 10,000, आपने ले लिया 20,000, 10,000 एक्सेस हो गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डिसबर्समेंट करोगे उस मेंबर को, तो आपको जो मिनिमम अमाउंट डिसबर्स करना होगा वो 10,000 करना होगा। 10,000 इसलिए करना होगा क्योंकि जब आप वाउचर पोस्टिंग पे जाएंगे तो वहां पे जो आपको एरर आता है नेगेटिव वाला, नेगेटिव बैलेंसेस वाला, तो वो इसलिए पॉपअप आता है क्योंकि आफ्टर डिसबर्समेंट भी वो क्या है, जो उसका आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव में जा रहा है। मान के चलिए उसका एक्सेस है आपका 10,000, आप डिसबर्स कर रहे हो उसको 6,000, तो वो नहीं पास करने देगा वाउचर। तो जितना उसका एक्सेस है मिनिमम अमाउंट आप उसको उतना डिसबर्स करना पड़ेगा आपको, तब जाके वाउचर पास हो। ठीक है, उससे ज्यादा कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपको उतना रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर एक और डिसबर्समेंट मेंबर का ऑलरेडी एक्सेस था, आफ्टर डिसबर्समेंट भी वो एक्सेस ही रहेगा, वो सिस्टम अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको और मिलता है अपडेट आउटस्टैंडिंग का। मान के चलिए किसी का आप लोन कलेक्शन करने गए, लोन कलेक्शन विंडो में किसी का आउटस्टैंडिंग कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है, और है ना आप जीएल में चेक कर रहे हैं या लोन लेजर में चेक कर रहे हैं, वहाँ सही दिखा रहा है। मोस्टली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोन कलेक्शन या डिसबर्समेंट के वाउचर डिलीट करते हैं, है ना। तो आप जितने भी बार वाउचर डिलीशन करेंगे लोन से रिलेटेड, आपको हर बार अपडेट आउटस्टैंडिंग यहाँ से करना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर वो आपका जो आउटस्टैंडिंग है लोन कलेक्शन विंडो पे वो वहाँ पे गलत या मिसमैच दिखाता है। तो आप यहाँ से अगर किसी मेंबर का इंडिविजुअल या प्रोडक्ट वाइज अगर आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप सिंपली अपडेट आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ से या तो एडमिशन नंबर से आप कर सकते हैं इंडिविजुअल मेंबर का, या फिर आप प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। आप अभी खरीदी जितने प्रकार के लोन होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कुछ और डाउट हो या पूछना हो? एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी वाउचर डिलीशन के बाद लोन्स के और जो भी मर्चेंडाइज पीडीएस में आपको स्टॉक अपडेट करना है, और लोन्स के अगर कोई भी वाउचर डिलीट होते हैं तो उसके बाद अपडेट आउटस्टैंडिंग जरूर करना है। तो जैसे जो इश्यूज आते हैं कि आपके डीसीबी लेजर डिटेल्स नहीं मैच हो रहा है जीएल से, तो मेनली ये उसी के लिए है कि जो आपके मॉड्यूल और जो आपका एफएस में जो बैलेंस है वो टैली रहे। फिर भी अगर उसके अदर देन दैट कोई इशू आएगा तो आप टिकट वाइज आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हो, वो हम देख लेंगे अपने एंड में, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जो हमें लोन डिसबर्समेंट या कलेक्शन करने से पहले हमें जो चीजें ध्यान रखनी है ये वो चीजें हो गई। उसके बाद हम आते हैं लोन मॉड्यूल में। लोन मॉड्यूल में ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दिखते हैं, डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट, ड्रॉ सैंक्शन। ये जो 3 चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये 3 चीजें आपको एक ही डेट में करनी है।
इस चीज का भी ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, लैंड डिक्लेरेशन की दूसरे डेट में हो जाता है, क्रेडिट लिमिट की दूसरे डेट में हो जाता है, तो वो डबल सेंक्शन में शो नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मान के चलिए मैंने किसी का लैंड डिक्लेरेशन कर दिया और क्रेडिट लिमिट बना दी। अब या तो मैंने गलत मेंबर का क्रेडिट लिमिट बना दिया या गलत अमाउंट से क्रेडिट लिमिट बना दिया, तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन और मिलता है, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट सैंक्शन, क्रेडिट लिमिट एंड सैंक्शन डिलीशन का। यहाँ से उसकी क्रेडिट लिमिट आप डिलीट करके नया क्रेडिट लिमिट भी बना सकते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन। कृष्णपाल राजपूत कुछ बोल रहा है। कृष्णपाल राजपूत कुछ बोल रहा है। हाँ कृष्णपाल बोलो। सर लोन कलेक्शन का पूछना था सर। आ रहे हैं उस पर, रुक जाओ एक एक करके, एकदम से जंप करके नहीं पहुंचना है लोन कलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिख रहे होंगे, लोन एप्लीकेशन, सैंक्शन अदर और डिसबर्समेंट। बेसिकली ये जो ऊपर का आपका जो ऑप्शंस है, ये लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सैंक्शन, ये है आपके केसीसी लोन्स के लिए। जितने भी प्रकार के आप केसीसी लोन्स होते हैं उसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। उसके अलावा जितने भी प्रकार के लोन होते हैं, एलटी, एमटी, अदर, उसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। डिसबर्समेंट का प्रोसेस सबके लिए सेम है, कलेक्शन का प्रोसेस सबके लिए सेम है। और इसमें जो आपके दो प्रोडक्ट थे, एनिमल हस्बेंड्री और केसीसी फिशरीज, पहले आप क्या करते थे, इस वाले प्रोसेस से करते थे लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट, ट्रॉल सैंक्शन। तो अभी जैसे लैंड एग्जेम्पशन है उसमें, तो अभी क्या है वो ऑप्शन आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है। जो भी आप एनिमल हस्बेंड्री कोई भी नया लोन दोगे, जो ऑलरेडी आपने डीसीटी में दिए उसका तो कोई बात नहीं, वो आपका एज इट इज आप लोन कलेक्शन करोगे। जब उस मेंबर का आप पूरा लोन कलेक्शन कर दोगे, फ्यूचर में आप किसी मेंबर को आप एनिमल हस्बेंड्री या केसीसी फिशरीज का लोन दे रहे हो, तो आपको लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से देना है। लोन ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन नंबर डालोगे। लोन टाइप में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अदर लोन का। ठीक है, अदर लोन के अंदर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर किसी के पैक्स में एडेड नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री और आपका केसीसी फिशरीज आपके उसमें पैक्स में विजिबल नहीं है। वैसे तो हमने सारे पैक्स में एनेबल कर दिया था, बट किसी पैक्स में अगर मिसिंग होगा तो आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके केसीसी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज है, वो आपको लोन एप्लीकेशन वाले से ही फ्यूचर में लोन देना है। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल जो प्रोसेस है लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट वाला, उससे देंगे तो वो किसके लिए है, वहां पे आपको लैंड मांगेगा। ठीक है, इसमें लैंड एग्जेम्पशन होता है, तो आप यहाँ से लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से आप आपको लोन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको और दिखते हैं। एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट। इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट में अगर किसी मेंबर का क्रेडिट लिमिट अगर गलत शो कर रहा है या कम शो कर रहा है, तो यहाँ से आप उसकी लिमिट को आप रीजनरेट कर सकते हैं, है ना। रीजनरेट का मतलब ये होता है कि अगर कम है या गलत शो कर रहा है, तो एक बार आप यहाँ से जैसे रीजनरेट करते हैं आप, उसका जो भी लैंड है और जो भी लैंड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ से सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आपको और दिख रहा होगा, अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट, है ना। अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट बेसिकली उन मेंबर्स के लिए है या उन पैक्स के लिए है जिनका अभी ईयर एंड नहीं हुआ है और जिन्होंने डीसीटी में अपना इंटरेस्ट, मेंबर का जो इंटरेस्ट है वो गलत दे दिया। अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये सिर्फ डीसीटी मेंबर के लिए है और जिन पैक्स का ईयर एंड नहीं हुआ है उनके लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप एडमिशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, लोन नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट, यहाँ डेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 डेट दिख रहा होगा। तो जिसका कट ऑफ डेट 31/3/23 था वो 31/3/23 सिलेक्ट करेगा, जिसका कट ऑफ डेट 31/3/24 था वो 31/24 सिलेक्ट करेगा। अभी नया कट ऑफ डेट आ गया 31/3/25। अभी नए कट ऑफ पे तो किसी का डीसीटी हुआ नहीं है, तो अगर किसी का होगा या हुआ है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस इंटरेस्ट जो डीसीटी में आपने दिया था वो आपको यहाँ शो करेगा, और जो मॉडिफाई करना है आपको, जो नया आपको रखना है या जो करेक्ट इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल के जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस मेंबर का डीसीटी में जो इंटरेस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ डीसीटी मेंबर के लिए है और जिनका ईयर एंड नहीं हुआ है, जिन पैक्स का, उनके लिए। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है,
बाद यहाँ पे आपको जैसे लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कुछ ऑप्शंस आपको और मिल जाता है। एक ये अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट जो ऑप्शन है, इसका मैं एक और यूज बता देता हूँ आपका। जैसे आप लेगेसी टूल जो आप यूज कर रहे हो, जो लेफ्ट आउट आपके डिसबर्समेंट है जो डीसीटी में छूट गए थे, अगर वहां से आपका आप बैलेंस इंटरेस्ट अपडेट कर रहे हो, अगर अपडेट नहीं होता है या वहां से भी मिस हो जाता है, तो वहां पे आप मेंबर को डिसबर्समेंट दिखा दोगे। अगर वहां पे भी आप अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट करना भूल जाते हो, तो मेंबर को भी आप यहाँ से अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट वाले ऑप्शन से उनका बैलेंस इंटरेस्ट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपके यूज हो सकते हैं, लेगेसी टूल के यूज में भी, और जो आपका ऑलरेडी डीसीटी में बट छूट गया था इंटरेस्ट, उसमें भी आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा लोन रिकंसिलिएशन का। लोन रिकंसिलिएशन का बेसिकली यूज हम कब करते हैं, जब हमारा जीएल और डीसीबी लेजर ये दोनों मिसमैच होता है। मान के चलिए मेरे जनरल लेजर का जो रबी या करीब का जो लोन है उसका कुछ और अमाउंट बता रहा है, और जो मेरा डीसीबी लेजर मैंने निकाला लोन मॉड्यूल से वहां पे कुछ और अमाउंट बता रहा है, आउटस्टैंडिंग बता रहा है, इंटरेस्ट बता रहा है। तो आप एक बार लोन रिकंसिलिएशन में आएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करके जैसे व्यू करेंगे तो अगर आपका रिपोर्ट मिसमैच है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड मिसमैच नहीं है, कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने नो डेटा अकाउंट बता दिया है। अगर यहाँ पे आपका रिपोर्ट मिसमैच होता तो यहाँ पे आपको मेंबर की लिस्ट दिख जाती। अब मेंबर की लिस्ट अगर यहाँ पे आपको विजिबल होता है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सभी मेंबरों को एक साथ टिक करके आपको अपडेट नहीं करना है, तो रिपोर्ट अपडेट नहीं होती। आपको इंडिविजुअली वन बाय वन आपको यहाँ से अपडेट करना है। एक मेंबर को सिलेक्ट करना है, उसको अपडेट करना है, फिर दूसरे मेंबर को सिलेक्ट करना है, फिर उसको अपडेट करना है। जैसे अपडेट करते जाएंगे वो मेंबर यहाँ से हटते जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी का डीसीबी लेजर और जनरल लेजर का रिपोर्ट मिसमैच है तो एक बार लोन रिकंसिलिएशन में आके यहाँ पे जरूर चेक करना है कि कोई मिसमैच तो नहीं है। अब कुछ केस में ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से अपडेट तो कर दिया लेकिन वो मेंबर्स यहाँ से हटते नहीं है, यहाँ फिर भी यहाँ पे शो होते रहते हैं, तो वो एक इशू है। उसके लिए आपको फिर एक टिकट रेज करके वो इशू भी किस लिए आता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपने एंट्री करी मेंबर की, एक मेंबर को आपने डिसबर्स किया था 1/5 में 10,000 रुपए, फ्यूचर में उसको एक साथ में कलेक्शन कर दिया 10,000 रुपए। ठीक है, फ्यूचर आपको पता चला कि मेंबर का डिसबर्समेंट गलत था, आपने डिसबर्समेंट डिलीट कर दिया, कलेक्शन छोड़ दिया। ठीक है, कलेक्शन मॉड्यूल में रह गया, डिसबर्समेंट उसका हट गया, मेंबर पे डिसबर्समेंट ही नहीं है और कलेक्शन का एंट्री फ्यूचर में। ठीक है, तो उस टाइप के जो आपके इश्यूज हैं वो यहाँ से लोन रिकंसिलिएशन से कभी कभार क्या होता है, वो अपडेट नहीं होता है। तो बेसिकली जो भी आप डिलीशंस वगैरह कर रहे हो, किसी मेंबर का भी आप डिलीशन कर रहे हो, तो आप उसका जो लोन लेजर निकाल के एक बार चेक कीजिए कि फ्यूचर में जब हम बैक डेट का कोई डिसबर्समेंट डिलीट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमने उस अमाउंट को कलेक्ट तो नहीं कर रखा है। अगर कलेक्ट कर रखा है तो ऑब्वियस है कि वो फ्यूचर का जो कलेक्शन है वो भी आपका गलत है। तो पहले आप वो जो फ्यूचर का कलेक्शन है उसको डिलीट कीजिए, आफ्टर दैट आप जो पुराना डिसबर्समेंट है उसको डिलीट करेंगे तो आपका जो ये मॉड्यूल एफएस का जो डिफरेंस है वो भी आपका नहीं आएगा। बेसिकली इतने सारे इश्यूज हैं कि डिसबर्समेंट डिलीट कर रहे हैं, कलेक्शन छोड़ दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मेंबर का कलेक्शन डिलीट करना है, उसके बाद जो डिसबर्समेंट है उसका गलत वो डिलीट करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए डिलीशन के टाइम पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का डिलीशन कराते हैं, मर्चेंडाइज मॉड्यूल में भी आप कुछ डिलीट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अगर मैं परचेज डिलीट कर रहा हूँ तो कहीं उसका सेल तो नहीं है। अगर सेल है तो उस मेंबर पे लोन होगा, कहीं उसका कलेक्शन तो नहीं है आगे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है डिलीशन करने से पहले। यानी कि मेरा सेल हुआ है, मेंबर से कलेक्शन ले लिया है और मैं परचेज डिलीट करने आ गया, परचेज डिलीट कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर प्रोसेस से चलेंगे तो आपके इश्यूज जो है वो 90% कम हो जाएंगे, और अगर प्रोसेस के अगेंस्ट चलेंगे तो आपके इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो आपको इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। डीसीसी देवास से कोई? हाँ, देवास से कुछ बोल रहे हैं, डीसीसी देवास से। जी, जैसे मैं बोल रहा था, जो अभी आपने अपडेट बैलेंस इंटरेस्ट वाला ऑप्शन बताया कि डीसीटी वाले पैक्स के लिए ये है, तो जो अभी हमारी पुनर्गठन वाली पैक्स या जो नई पैक्स जिनके एफएचआर एफईआर होगा तो उनको इसी ऑप्शन के थ्रू, इसी रूट के थ्रू उनका अपडेट करना है ना बैलेंस इंटरेस्ट पे। देखिए अगर गलत है तो अपडेट करना है, अगर आपने डीसीटी सही किया है तो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके। वो अपडेट का ऑप्शन इसलिए है जिन्होंने गलत दे दिया या देना भूल गए उनके लिए है। अगर आपका सही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जैसे अभी उनका एफएचआर एफईआर से स्टार्ट करेंगे तो अगर बाय चांस डीसीटी में कुछ गलत हो गया तो इसके थ्रू हम अपडेट कर ले, मतलब। हाँ, अगर गलत हो जाता है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ओके ओके ओके।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन क्रेडिट लिमिट एंड सैंक्शन डिलीशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है रीपेमेंट चार्ट। ठीक है। रिपेमेंट चार्ट का यूज हम कब करते हैं, जैसे कुछ मेंबर्स का LTMT मेंबर के लिए हम रिपेमेंट चार्ट बनाते हैं। अगर उन मेंबरों का आउटस्टैंडिंग गलत दिखता है या कुछ गलत हो जाता है तो आप रिपेमेंट चार्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, या कोई नया अगर आपको इंस्टॉलमेंट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए बेसिकली रिपेमेंट चार्ट का जो ऑप्शन है वो इसलिए दे रखा है कि बहुत ही क्वेरी आ रही थी कि कुछ मेंबर हमारे DCB लेजर डिटेल्स रिपोर्ट में विजिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, उन मेंबर्स का इंस्टॉलमेंट सेट नहीं हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, मेंबर्स का इंस्टॉलमेंट सेट करना है रिपेमेंट चार्ट से। आप जब एडमिशन नंबर डालोगे तो मेंबर का डिटेल आपको आ जाएगा। नीचे पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट चार्ट डिटेल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको उसकी इंस्टॉलमेंट दिखेंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहीं ऊपर पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट का, अपडेट इंस्टॉलमेंट का। वहां पे आपको क्या सेट करना है, एक तो आपका जो ड्यूरेशन है कि कितने साल के लिए लोन है, जैसे MT का हो गया 5 साल हो गया या 3 साल हो गया, जो भी है आपको अपडेट करना है मंथ्स में। वहां पे आपको उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट डालना है। मतलब मान के चलिए अगर मंथली रिपेमेंट है, एक 4 को आपने लोन दिया तो उसका मंथली जो रिपेमेंट के हिसाब से उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आ जाएगा, 1/5 को। तो 1/5 डाल के ईयर जो भी होगा आपको वहां पे डालना है, और वहां पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट में कुछ नहीं डालना है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट में आप 0 रखोगे और वहां से उसको अपडेट करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी उसका आउटस्टैंडिंग था उसके हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट सेट कर लेगा मंथली, तब तक जब तक उसका ड्यूरेशन है। ठीक है। तो जब यहाँ से वो रिपेमेंट चार्ट से आपका सेट हो जाएगा तो जो मेंबर है, इसके बाद रिपेमेंट चार्ट को सेट करने के बाद आपको एक बार आउटस्टैंडिंग अपडेट करना है। ठीक है। प्रोडक्ट वाइज आउटस्टैंडिंग अपडेट कीजिए, और उसके बाद आप DCB लेजर डिटेल जो रिपोर्ट है उसको आप दोबारा रीजनरेट करोगे तो वहां पे वो मेंबर आपको दिखने लगेगा। ठीक है। और कुछ जो ऑप्शन, ये जो रिपेमेंट चार्ट है, इससे जैसे कोई मेंबर कलेक्शन कर रहा है, MT का कलेक्शन कर रहा है, वहां पे भी आता है कभी कभी कि नो मेंबर फाउंड या इस टाइप का इशू आता है। तो वो इशू भी इसी कारण आता है क्योंकि जो उसका रिपेमेंट चार्ट है वो सेट नहीं होता। इंस्टॉलमेंट ही जब सेट नहीं है तो वो लोन कलेक्शन में भी विजिबल नहीं होगा। तो आप इससे 2-3 इशू जो आपको बेसिकली फेस होंगे, आप यहीं से ही उसको रिजॉल्व कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना रिपेमेंट चार्ट में, एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे रिपेमेंट टाइप का। वो आपको फ्रंट एंड से वन टाइम ही सेट करने देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो रिपेमेंट है वो ईयरली है, मंथली है या हाफ ईयरली है, वो आप एक बार ही सेट कर सकते हैं फ्रंट एंड से। तो उसको सेट करने से पहले एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आप जो सेट कर रहे हैं रिपेमेंट टाइप वो सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत कर दिया तो आप फिर दोबारा उसको सेट नहीं कर सकते अपने एंड से। ठीक है। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। रिपेमेंट चार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट अपडेट है, उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपका जो है, एक कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पे और दिख रहे होंगे, प्री डे बुक डिसबर्समेंट और प्री डे बुक कलेक्शन। ये आपको यूज नहीं करना है, वैसे ये ऑप्शन बंद हो चुके हैं अभी, है ना। तो ये ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। इसके बिहाफ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है मिसिंग ट्रांजेक्शन, है ना। आप अगर फ्यूचर में कोई भी आप पास्ट में अगर आप कोई भी कलेक्शन या डिसबर्समेंट आप भूल गए हैं तो आप मिसिंग ट्रांजेक्शन से उसको यहाँ से कर सकते हैं। मिसिंग ट्रांजेक्शन से करने के लिए आपको, जैसे मान के चलिए मैं किसी का अगर कलेक्शन भूल गया या किसी का डिसबर्समेंट भूल गया तो मैं यहाँ से सिंपली मिसिंग ट्रांजेक्शन में आऊंगा। मिसिंग ट्रांजेक्शन में जैसे ही हम आते हैं, ठीक है। मिसिंग बेसिकली इसके लिए है, पहले हमने आपको यहाँ पे मिसिंग का ऑप्शन दिया था तो वहाँ पे एडिट और डिलीट का दोनों का ऑप्शन दिया था। बट वहाँ पे क्या है, उस ऑप्शन का भी काफी जगह पर मिसयूज हुआ, कोई भी कहीं पे भी डिलीट करने लगा। उस चीज के लिए अभी क्या है, जो अपडेट नया आया है वहां से एडिट और डिलीट का ऑप्शन हमने रिमूव कर दिया है। आप इसमें बेसिकली बस क्या कर सकते हो, कोई भी आपने फ्यूचर जो बैक डेट में कोई डिसबर्समेंट मिस कर दिया या कलेक्शन मिस कर दिया,
आप यहाँ से उसको कर सकते हो। आपने कोई कलेक्शन फ्यूचर में अगर गलत डाल दिया, उसको आप जो हमारी प्रोसेस है डिलीशन की, जो डिलीशन टूल है, वहां से आप डिलीट करके और फ्यूचर में आपने एंट्रीज कर दी हैं तो आप यहाँ से उसको मिसिंग के थ्रू आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो उस ट्रांजेक्शन को। डायरेक्टली पोस्ट होकर आपको डे बुक में दिखता है, उसका कोई वाचर प्रिपेयर नहीं होता है, डायरेक्टली आपको वो डे बुक में विजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप एडमिशन नंबर ले लो यहाँ पे। दीपक सर एक बार और बता देना इसका मिसिंग ट्रांजैक्शन का जो अभी बताया आपने। जी जी जी, देखिए मिसिंग ट्रांजैक्शन जो है आपका वो बेसिकली इसके लिए है कि आपने जैसे फ्यूचर में किसी मेंबर का एंट्री किया और वो गलत हो गया, फिर फ्यूचर में भी आपने उसकी एंट्रीज कर दी, कोई डिसबर्समेंट कर दिया उसको, या जैसे खाद सेल के थ्रू आप डिसबर्समेंट कर देते हो, तो आपने डिसबर्समेंट कर दिया तो बैक डेट में कोई उसका कलेक्शन था वो गलत है, तो आप जो डिलीशन करोगे, पहले हमने आपको इसी में ऑप्शन दिया था, बट इसके वजह से क्या हुआ, काफी लोगों ने गलत डिलीट करके एडिट करके और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो वो ऑप्शन अभी हमने अपडेट में उन ऑप्शन को हमने रिमूव कर दिया है, एडिट और डिलीट का। तो अभी जस्ट आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप जो भी मिसिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब जो भी आपका प्रीवियसली आपका मिसिंग है वो छूट रखा है, तो आप उसको यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि फ्यूचर में मैंने डिलीट किया था, तो आप जो भी रिक्वेस्ट डालते हो एक टिकट रेज करके अपने आरएम्स को या जिसको भी टिकट डालते हो, वहां से वो ट्रांजेक्शन डिलीट करवा लो पहले, और उसके बाद इस मिसिंग ट्रांजेक्शन वाले स्क्रीन से उसको रिकॉर्ड कर लो, डिसबर्समेंट हो या कलेक्शन। ठीक है, और इसमें एक जो डिसबर्समेंट आप मर्चेंडाइज सेल के थ्रू करते हो वो डिसबर्समेंट पॉसिबल नहीं है, वो डिसबर्समेंट नहीं होते हैं इससे। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिएगा, वो आपको सेल के थ्रू मर्चेंडाइज मॉड्यूल से ही करने होते हैं, यहाँ पे वो डिसबर्समेंट नहीं है। आप जस्ट जो भी ट्रांसफर के थ्रू या कैश के थ्रू आप डिसबर्समेंट करते हो, बोरिंग से या कैश के थ्रू जो आप डिसबर्समेंट करते हो, वो आप डिसबर्समेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कैश में करोगे, ट्रांसफर में करोगे, वो आपके पास ऑप्शन है डिसबर्समेंट का, कैश या कलेक्शन जो भी है, कैश ट्रांसफर में आप कर सकते हो। ट्रांसफर में जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन आएगा, लेजर या अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लेजर में कौन से लेजर्स रहेंगे, जो आपने एफएस चार्ट ऑफ अकाउंट बना रखा है, मतलब मान के चलो जैसे आपने सेविंग अकाउंट बना रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस में, या कोई अदर एसेट लायबिलिटीज में क्रिएट कर रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रिएट कर रखा है, तो वो सारे अकाउंट आपको यहाँ लेजर के अंदर दिखेंगे। जो रेस्ट है आपका बोरिंग, बेसिकली आप बोरिंग से ही जो डिसबर्समेंट दिखाते हो मेंबर को, तो आप यहाँ पे बोरिंग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, बोरिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बोरिंग प्रोडक्ट, जो भी आपके जितने भी बोरिंग मॉड्यूल में प्रोडक्ट होंगे वो दिखेंगे, और साथ में उसका अकाउंट नंबर दिख जाए, तो आप यहीं से उसको डिसबर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से डिसबर्समेंट करके सेव करोगे ट्रांजेक्शन को, तो वो आपका डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा, डे बुक में विजिबल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे आप बैक डेट का रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार आप अपडेट आउटस्टैंडिंग जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं कि कुछ भी चेंजेस करते हैं किसी भी मॉड्यूल में, तो उसके बाद अपडेट आउटस्टैंडिंग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका रिपोर्ट मिसमैच वाला इशू आता रहेगा। तो इस चीज को बेसिकली जरूर ध्यान दीजिए कि आप वो आउटस्टैंडिंग अपडेट जरूर करिए, या प्रोडक्ट वाइज करिए या मेंबर वाइज करिए। अगर आप किसी मेंबर को इंडिविजुअल चेंज कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल मेंबर को आउटस्टैंडिंग अपडेट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है अभी मिसिंग वाला? ट्रांजेक्शन में किसी को कुछ और पूछना हो या कुछ डाउट हो? हाँ, और एक और चीज मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था कि जो यहाँ पे डिसबर्सल आईडी आता है, आपको एक ट्रांजेक्शन। हेलो सर, नमस्कार सर। एक अनुरोध है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर क्लोज हो गया तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर है, इसी साल में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप अगर पुराना कोई अगर आप ट्रांजेक्शन भूल गए, चाहे डिसबर्समेंट हो या कलेक्शन हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आपने 23-24 का ईयर एंड कर दिया और आप 24-25 की एंट्री कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं 23-24 में कोई भी कलेक्शन भूल गया उसको मैं एंट्री यहाँ से करना चाहूँ, तो वो नहीं कर सकते आप। तो फिर उसके लिए क्या है सर विकल्प, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? क्योंकि कुछ आपका
या तो देखिए, या तो आप अपने डीसीबी में एक बार एसटीसीबी से आप डिस्कस करें, या फिर आप 1/4/24 में उसका कलेक्शन करें, पहले जो ओवरड्यू जितने अमाउंट से हुआ है उतना अमाउंट का कलेक्शन करें, फिर जाके आपका जो दूसरा डिसबर्समेंट है उसका आपका आउटस्टैंडिंग आपको सही दिखाएगा। जी ठीक है सर, उसको अपडेट कर सकते हैं ना सब? जी सर, हाँ, एक आप ये ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर के लिए है, चाहे वो 23-24 हो या 24-25 हो, ड्यूरिंग द ईयर के लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद आप पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और ये चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पूरा कलेक्शन मेंबर का यहीं से दिखा रहे हो, मिसिंग से दिखा रहे हो, तो जो रिसीवेबल्स हैं फिर आप रिसीवेबल बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स आप 3% 4% दिखाते हो, तो वो आप रिसीवेबल पे फिर जाके बुक नहीं कर पाओगे। अगर वो बुक नहीं करना है तो अगर आपने ऑलरेडी बुक दिखा दिया है, कुछ छूटा है, तो आप यहाँ मिसिंग से उस ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। आपने रिसीवेबल बुक दिखा दिया, आपने फ्यूचर में एंट्री कर दी और मेंबर का बैक डेट में आप ट्रांजेक्शन कर नहीं पा रहे हो, उससे मेन जो स्क्रीन है लोन कलेक्शन वहां से ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मिसिंग ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। जी सर, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, जो ये डिसबर्सल आईडी आता है यहाँ पे, जो डेट डालने के बाद आप मिसिंग ट्रांजेक्शन कोई कर रहे हो, यहाँ पे आपने डेट डाला, डिसबर्सल आईडी में आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना। जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 1 और 2 नंबर के जो डिसबर्समेंट आईडी है, वो आपकी जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन है उनका आईडी है। जब आप एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड करोगे और उसको सेव करोगे, तो एक और आईडी जनरेट हो जाता है, 3 नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो नई ट्रांजेक्शन होगी उसका वो डिसबर्सल आईडी होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट पे रहने देना है, आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे और जस्ट सेव करो। ठीक है, बस इसमें इतना ही है मिसिंग ट्रांजेक्शन। सेम एज इट इज आप यहाँ पे अगर जैसे डिसबर्समेंट की जगह पे अगर आप कलेक्शन सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जिस भी डेट में आपको कलेक्शन करना है प्रीवियस डेट में, वो डेट आप यहाँ पे डाल के अमाउंट, इंटरेस्ट, जो भी आपको डेट डालना है यहाँ पे वो डाल के आप यहाँ से उसका सेव कर सकते हैं। और जो ये सारे कॉलम है आपके पास यहाँ पे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, आईओडी, अदर्स, यहाँ पे जैसे आप प्रिंसिपल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 0 रखना है, उसके बाद ही वो सेव हो पाएगा। ऐसे नहीं कि इसको ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं ले रहे तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, 0 रखिए। प्रिंसिपल नहीं ले रहे तो प्रिंसिपल में 0 डालिए, इंटरेस्ट में अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ पे 0 करके आप इसको सेव करो। 0 नहीं डालते तो वो आपको सेव करने नहीं देता, एरर देता है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना रहेगा। अगर अमाउंट नहीं है तो आप 0 फिल करेंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मैं आपको और बताना भूल गया, एक ऑप्शन आपको और मिलता है इंटरेस्ट टूल का, है ना। इंटरेस्ट टूल का यूज बेसिकली उनके लिए है, अभी जैसे कुछ पैक्स ऐसे थे जिन्होंने जो पुराने विंडो थे, पैरेलल रन वाले विंडो, है ना, प्री डेब्यू कलेक्शन मेंबर्स का ले लिया था, इंटरेस्ट 0 करके उनका प्रिंसिपल कलेक्शन कर लिया था। ठीक है, और एक चीज का उनके लिए यहाँ पे ऐसा रहता है, जैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए मैंने किसी मेंबर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे इंटरेस्ट सबवेंशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। मैंने क्या किया, उसका इंटरेस्ट 0 किया और प्रिंसिपल कलेक्शन कर लिया। ठीक है, उन मेंबरों का जो भी इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन बुक करने के लिए आपको यहाँ से सिंपली इंटरेस्ट टूल में जाएंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे, वेरीफाई एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो उसका उतना इंटरेस्ट आपके कलेक्शन स्क्रीन में आ जाएगा, वो लोन नंबर बेसिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप प्रिंसिपल कलेक्शन कर लेते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसका जो लोन नंबर है उसको डीएक्टिवेट या डिसकंटिन्यू कर देता है। सिस्टम का ये मानना है कि आपने अगर प्रिंसिपल कलेक्ट कर लिया तो उसका लोन 0 हो गया, उसका आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया, अब उसका कोई भी लेनदारी या देनदारी नहीं है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसका सबवेंशन बुक करने के लिए आपको यहाँ से इंटरेस्ट टूल का यूज करना है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ वही मेंबरों का करना है जिनका आपने फ्यूचर में कोई भी डिसबर्समेंट नहीं किया है। सिर्फ एक ही बार अपने कलेक्शन लेके उन मेंबरों का एज इट इज आपका रखा हुआ है, उनका आगे फ्यूचर में कोई भी डिसबर्समेंट नहीं है। अगर किसी मेंबर का फ्यूचर में डिसबर्समेंट है तो फिर वो यहाँ पे इंटरेस्ट टूल काम नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में डिसबर्समेंट नहीं है तो ही इंटरेस्ट टूल काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए, जैसे ये मेंबर्स हैं, इसका देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, जब जो उसका प्रीवियस जो डिसबर्समेंट था वो कलेक्शन हुआ था, पूरा का पूरा जो कलेक्शन हुआ था प्रिंसिपल का वो 31/3/24 था, उसका इंटरेस्ट इतना बाकी था, ये नहीं लिया उससे,
ये छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको अपडेट करने के लिए उसके अकाउंट में जब आप अपडेट करोगे तो ये इंटरेस्ट उसके प्रीवियस इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है। मतलब मान के चलिए जो फ्यूचर में उसका नया डिसबर्समेंट आपने उसको दे रखा है, उसमें इंटरेस्ट की डिमांड लगी हुई 1000 रुपए, तो प्रीवियस इंटरेस्ट जो आपका है उसमें 1352 आपको ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 2352 रुपए, ठीक है। तो जो प्रीवियस इंटरेस्ट जो आपने कलेक्शन नहीं किया था वो मेंबर के डिमांड में ऐड करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है ये सारी वही डेट है कि जब आपने लास्ट में मेंबर का पूरा कलेक्शन किया था प्रिंसिपल, और उस टाइम पे आपने उसका इंटरेस्ट छोड़ दिया था, तो ये सारा वही इंटरेस्ट है। जैसे 21/6/23 में इस मेंबर का पूरा कलेक्शन हुआ था, प्रिंसिपल ब्याज छोड़ दिया लेने, ये उसका ब्याज है। 15/3/24 में इसका किया था, ये उसका ब्याज है। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो, आप मेंबर वाइज भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे एडमिशन नंबर डालोगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, व्यू करोगे तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा मेंबर, ठीक है। और जिस मेंबर का अगर आपने जैसे आप लोन कलेक्शन में जो नॉर्मल विंडो है लोन कलेक्शन में आपने वहाँ पे इंटरेस्ट को 0 कर दिया, फिर प्रिंसिपल कलेक्ट किया, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने उस इंटरेस्ट को नील कर दिया, 0 कर दिया। मतलब सिस्टम ने मान लिया कि इंटरेस्ट था ही नहीं, इंटरेस्ट 0 था, 0 हो गया, उसके बाद वो मेंबर आपको यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जस्ट उनके लिए है कि इंटरेस्ट का अमाउंट एज इट इज था, आपने कलेक्शन नहीं किया, प्रिंसिपल कलेक्ट करके उसको लोन क्लोज कर दिया, उसका आप यहाँ से अपडेट कर सकते। ठीक है, इंटरेस्ट टूल में किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है? सर दिनेश सर, मैं ऋषभ बोल रहा था। बताए। सर जैसे अभी दीपक सर ने बताया कि प्रिंसिपल ले लिए थे, तो सर हमारी एक पैक्स है उसने प्रिंसिपल ले लिया है जो ट्रांजैक्शन मैपिंग करके, और उसको नया डिसबर्समेंट भी कर दिया, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट ऐड हो रहा है अभी, उसके लिए क्या करें फिर? आपने अगर सिर्फ प्रिंसिपल ले लिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो इंटरेस्ट तो ऐड करेगा सिस्टम उसको? हाँ, वो अभी प्रीवियस पीरियड करके और वहां पर ऐड कर दे रहा है, नया डिसबर्समेंट भी हो गया उसको, और उसकी एंट्री अभी करेंट डेट तक आ गई है। क्योंकि प्रीवियस इंटरेस्ट का बाकी था ना, तो इसलिए वो इंटरेस्ट इंक्लूड करेगा उसमें। हाँ सर, वो क्या करा उनने उस समय। कितने मेंबर हैं ऐसे? सर अभी पैक्स वाले से पूछना पड़ेगा थोड़े से कितने मेंबर है। एक ही पैक्स है सर, बस हो गया, वो करंट डेट तक एंट्री कर रहा है, तो उस समय जब ये था प्रिंसिपल वाला तो मैपिंग कर। जी सर, मेरे पैक्स में भी समस्या है यही, 40 मेंबर हैं, अपना इंटरेस्ट सबमिशन लागू नहीं हुआ था तब एंट्रियां कर दी थी मैंने जी, तो अब उनका इंटरेस्ट सबमिशन शेष है। आप इस ऑप्शन से उनका इंटरेस्ट अपडेट करके देखना, वो प्रीवियस इंटरेस्ट में ऐड होकर दिखने लगेगा वहाँ पे। इंटरेस्ट सर वो ज्यादा हो जाएगा जो इंटरेस्ट सबमिशन पिछली डेट में सर इंटरेस्ट सबमिशन नहीं हो सकता है क्या? पिछली डेट में अगर आप करोगे सारे इंटरेस्ट सबमिशन वाले ही है। लास्ट कलेक्शन किया होगा ना, वो आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके बाद वहाँ पे देख सकता है वो। सर उसमें सर 3 बार एंट्री हो गई है तब से। नहीं, वाईएपी नहीं हुआ है अभी, लेकिन एंट्री 3 बार हो गई है उन्हीं मेंबरों की। तो कलेक्शन डिलीट करके आप दोबारा कर सकते हैं अगर कम मेंबर है तो। हाँ, 40 ही मेंबर है सर। हाँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, फिर आप कलेक्शन डिलीट करके आप दोबारा कर लीजिए। आप एक काम कीजिए, अगर वो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, अगर कम मेंबर है आपके, आप कलेक्शन डिलीट करें और डिलीट करके दोबारा एंट्री करें तो वो ज्यादा बेटर है। आप वो जुगाड़ में जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होती बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगा कभी। ठीक है सर, ठीक। हेलो दिनेश जी बता। मैं कह रहा था कि पुराना अगर उस पे अमाउंट बकाया है और वो गलती से रिकवर नहीं कर पाए तो नया इंस्टॉलमेंट एलिजिबिलिटी 0 शो करेगा तो आप उसको डिस्कस नहीं कर पाओगे। उनको यहाँ बिठा दो। ये क्या है, जैसे कई टैक्स में क्या हुआ है, उन्होंने जो एंट्रीज कर दी, किसी ने तो लोन कलेक्शन से प्रॉपरली करी, किसी ने जो यहाँ पे एक ऑप्शन था जो ट्रायल रन के लिए यूज हो रहा था, जो 1/4/31/3/24 के बीच तक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो रहा था, क्योंकि उसमें कोई आपकी लिमिटेशंस नहीं थी,
ठीक है, कोई वैलिडेशंस नहीं थे उसमें। ये था कि आपको कलेक्शन करना है, आप डाल सकते हो, इंक्लूडिंग वैलिडेशन का मतलब ये है कि अगर मेंबर पे वहां पे डिसबर्समेंट 10 रुपए भी होगा तो आपने 15 पे कलेक्शन कर दिया तो वो भी करने देगा, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेशन कुछ नहीं थे, क्योंकि एंट्री करनी थी। वहाँ पे अगर वैलिडेशन होते तो एंट्री में आप लोगों को दिक्कत होती। तो एक जो भी ट्रायल रन पीरियड था उसमें वैलिडेशन वगैरह कुछ नहीं थे, तो वहां पे किसने जो एंट्री करी वो तो चलो ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या करी है, जो आपने किसी किसी मेंबर्स ने क्या करा है, वो प्री डे बुक से ही, जैसे उन्होंने लोन कलेक्शन करा होगा तो वहां पे इंटरेस्ट एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था कि पहले इंटरेस्ट कलेक्शन हो रहा था, फिर आईओडी होता था, फिर पैनल होता था, फिर इंटरेस्ट होता था, फिर प्रिंसिपल होता था। तो उस चक्कर में कई लोगों ने क्या किया, प्री डे बुक कलेक्शन जो ऑप्शन था उसको यूज करके उसका प्रिंसिपल कलेक्ट कर दिया, जहाँ पे इंटरेस्ट बाकी रह गया, जो आपको दिखता है इस स्क्रीन में। ठीक है, जैसे यही देख लो, एक ये है यहाँ पे 21/6/23 में इसका कलेक्शन किया। वहां पे क्या करा, मेंबर का लोन कलेक्शन तो कर दिया पूरा का पूरा, बट इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की एंट्री कुछ नहीं करी। अगर ये वहां पे एक एंट्री एफएस एंट्री भी पास कर देते या वहीं पे इंटरेस्ट कलेक्शन कर देते, तो ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो मेंबर जो सिस्टम है, सिस्टम दिखा देता है कि ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट कलेक्शन हो गया। यहाँ पे मैं ये पूछ रहा विजिबल था कि नहीं। जैसे कोई रेगुलर मेंबर है, उसका हम हाँ कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब हम उसका फुल कलेक्शन कर रहे हैं मई में, हाँ 2 मई 2024 में। अब उसका जो हाँ इंटरेस्ट हम वहां पे देख रहे हैं, तो वो वहाँ वहाँ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और फिर हम इंटरेस्ट टूल पे भी आ रहे हैं तो वहां भी देख रहे हैं, तो वहां भी इंटरेस्ट शो हो रहा है। मतलब अगर किसी मेंबर का 70,000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ आके हम लोन कलेक्शन में देख रहे हैं तो 3300 रुपए इधर लोन कलेक्शन में भी अमाउंट दिख रहा है इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट टूल में भी 1400-1500 रुपए दिख रहा है। ठीक है, हमने उसे देखो एक बार अपडेट कर दिया इंटरेस्ट टूल से, तो क्या इंटरेस्ट टूल से हट जाएगा ये? हाँ, इंटरेस्ट टूल से हट जाएगा वो। नहीं तो वो एक्चुअल में क्या है, मैंने कल बात की थी, तो मैंने भी चेक किया, ये अभी मतलब जैसे हम सेव कर देते हैं तो बैलेंस तो अपडेट हो जाता है, लेकिन वो हटता नहीं है वहां से अमाउंट। पता नहीं, यूजर आईडी बता दो एक बार आप वाली, बताओ ऑटोमेशन एडमिशन नंबर 100325। थोड़ा रवि। ये मैंने अपडेट कर दिया एक बार, फिर भी ये यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है। वर्क आते कौन है? वर्क आतिश्याम नाम से कौन ज्वाइन है? क्या डाउट है आपका? एंट्रीज किया है? रिवेट नहीं, फुल कलेक्शन करना, फुल कलेक्शन।
हेलो तो ज्वाइन जी कोई एरर होगा अभी, वैसे यहाँ से हट जाएगा वो, तो मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में दीपक जी मैंने मतलब ये एक पैक्स में नहीं देखा है, ये मतलब मैंने दो एक से दो पैक्स में मैंने देखा है। ठीक है मैं इसको ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक बार बात कर लेंगे, ये कोई इशू होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोन से रिलेटेड वेरियस रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शंस। अब हम आते हैं लोन डिसबर्समेंट या कलेक्शन पे। ये खलील जी का क्या डाउट है जरा? हाँ खलील, क्या प्रॉब्लम है? सर डाउट ये है कि एक मेंबर है, उसका जो लोन कलेक्शन करना था वो सेविंग में अमाउंट चले गया और वाईपी भी कंप्लीट हो गया। लोन कलेक्शन करना था उसको सेविंग में डाल दिया और वाईपी भी हो गया, वो अमाउंट से। हाँ अब देखो गारंट हो गया तो उसका कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब उसका ये कर सकते हो लीपापोती। लीपापोती कैसे? सेविंग से निकालो है ना, और मेंबर से कलेक्शन करो। तो सर 1/4/24 पे करना है? 1/4/24 में करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ईयर एंड के बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई भी चेंजेस करें प्रीवियस ईयर में, वो ईयर क्लोज हो गया। ओके सर। अगर एक मेंबर है तो आप ऐसा कर लो, अगर ज्यादा मेंबर है तो फिर आप एक बार डीसी से जरूर बात कर। जी ओके सर, मैं बात करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लोन डिसबर्समेंट और कलेक्शन। बेसिकली डिसबर्समेंट में सिर्फ एक ही चेंजेस है, डिसबर्समेंट का प्रोसेस तो वही सेम है। जी नहीं कंटिन्यू करो। ठीक है, डिसबर्समेंट का प्रोसेस तो सेम है। पहले लैंड डिक्लेरेशन करेंगे, क्रेडिट लिमिट बनाएंगे, ड्रॉल सैंक्शन करेंगे, फिर डिसबर्स करेंगे। सेम एज इट इज अदर लोन्स के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर सैंक्शन करेंगे, फिर डिसबर्समेंट करेंगे। अब जैसे हम डिसबर्समेंट स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स का ये होता है कि उनकी एलिजिबिलिटी अमाउंट या तो 0 दिखाती है या कम दिखाता है। जैसे मान के चलिए कोई एडमिशन नंबर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसका प्रोडक्ट मैंने यहाँ से सर्च कर लिया। पर्पस सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसका लोन जो एलिजिबिलिटी अमाउंट है वो दिखा रहा है 45,239 रुपए। अब ये अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से गलत शो हो रहा है या कम शो हो रहा है तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कहाँ से? एडिट सैंक्शन अमाउंट से, है ना। आप एडिट सैंक्शन अमाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके सिलेक्ट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, लोन नंबर रहेगा, यहाँ से आप उसका जो सैंक्शन अमाउंट है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे सैंक्शन अमाउंट अपडेट करेंगे उसकी जो एलिजिबिलिटी अमाउंट है वो भी यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी अमाउंट गलत दिखाता है तो आप एक बार यहाँ से एडिट सैंक्शन अमाउंट से उसको अपडेट जरूर करना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे? मेरा एक डाउट बताएं सर, वो ना ही बल्क एंट्री के लिए बना है, ना ही बल्क डिसबर्समेंट के लिए बना है, ना ही बल्क कलेक्शन के लिए बना है। वो इंडिविजुअल एंट्री के लिए बना है। आप जितना इंडिविजुअल एंट्री करेंगे आपके सिस्टम एरर उतने कम आएंगे, आपके गलती के चांसेस उतने कम होंगे। आप जितना मेंबर को फिर उतनी गलतियां ज्यादा होंगी। सर फिर इंडिविजुअल करेंगे तो हर बार बोरो करना पड़ेगा, एक सिंगल मेंबर का बोरोइंग करना पड़ेगा फिर तो सर। नहीं, आप देखिए बोरो जो करते हैं उसका बैच आप बना सकते हैं ना। एक बैच आपने ले लिया, वहां से आपने डिस्बर्स कर सकते। सर उसी बैच से सभी मेंबर को डिसबर्समेंट करेंगे ना, तो उसमें किसी ना किसी मेंबर का गलत हो गया तो फिर पूरी बैच डिलीट करनी पड़ती है सर। बैच
देखिए वही तो चीज है ना, वही तो, ये तो बात वही है ना कि आप कितने ध्यान से वो चीजें एंट्री आप कर रहे हैं अपनी। नहीं सर, गलतियों के चांसेस, आप गलतियों के चांसेस ज्यादा ले रहे हैं, बट ये नहीं है कि हाँ आप उसको ढंग से करें, आप उसको ध्यान पूर्वक करें उस एंट्री को। नहीं वैसे नहीं पेंडिंग वही है ना कि आप लोगों को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज देखिए को आप लेके। प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि आप आज के डेट में एंट्री कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके पास कितने मेंबर लोन लेने आएंगे, कितना आपको डीसीसी से बोरो करना है या कितना क्या करना है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? कोई मेंबर आया, मान के चले मैं ही आपके पास आया, मैंने बोला मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, है ना, आपको नहीं पता कि आज के दिन में 1 मेंबर आएगा या 10 मेंबर आएंगे या 5 मेंबर आएंगे। अभी करंट में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे 1 लाख लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे? पहले 1 लाख डीसीसी से बोरो करोगे और मुझे लोन आप दे दोगे। आप उस टाइम पे बैच तो नहीं बनाओगे ना, क्या बैच बनाओगे आप? 10 लाख का बैच बना के आप रख लोगे? वो करंट डेट में सर वो चीजें पॉसिबल होती है, जैसे अभी 1 ईयर की एंट्री पेंडिंग हो गई है सर, फेसबुक आप ऑलरेडी लेगेसी एंट्री कर रहे हो, देखो अगर आप लेगेसी एंट्री कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वाउचर बनाते टाइम भी, वाउचर पोस्ट करते टाइम भी। नहीं आपने जैसे वाउचर बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन पोस्ट करते टाइम आपको करना पड़ेगा। सर जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे पैक्स में ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, लाइट चली गई बाय चांस, या टाइप करने में आप ऑपरेटर ज्यादा के बिहाफ टाइप पे हो गया। बात करो, आप ऑपरेटर के बिहाफ पे बात देखिए मत करो। ऑपरेटर को आप लोगों को तो गाइड करना है ना, आप ही उनको अगर इस तरीके से अगर ऑप्शंस पे ऑप्शंस देते जाओगे ना, वो कभी सही से एंट्री करेंगे नहीं। आप एक चीज का ध्यान दीजिए। दीपक सर पोस्ट होने के बाद डिलीट होता था। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो आप बोल रहे हैं कि एट द टाइम, जैसे अपन आज करंट में आज खड़े हैं या आज अपन डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, तो एक आदमी आया, तो आपको ये बता दूं समिति डायरेक्ट डिस्बर्समेंट नहीं करती है। पहली बात, समिति बैंक के माध्यम से डिस्बर्समेंट करती है, बैंक को लिस्ट बना करके देती है कि सर ये हमारे 10 आदमी है, इनको लोन डिस्बर्समेंट करना है, तब जाकर के वो डिस्बर्समेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है जो ये जो बता रहे हैं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, कि ये जो कह रहे हैं कि सर अपन बल्क में जो, क्योंकि वो होगा ही बेच ही बनेगा, वो 10 का या 20 का या 50 का, तो बल्क में ही बेच बनता है। और एक्चुअल में वाकई में प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी एक मेंबर का भी अगर वहां पे कुछ गलत एंट्री डल गई तो पूरा बेच डिलीट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड रूप में सोचकर अपन क्या इसमें करेक्शन कर सकते हैं, वो अपने को देखना। अरविंद जी, हाँ, ये आप मैनुअल प्रोसेस बता रहे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बैच नहीं बना सकते। पहले इंडिविजुअल कैसे देंगे? बेच नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना, बोरोइंग एक लेना है पूरा। अपन बैंक से अगर मान लो अपने 5 लाख का कर्ज लिया है और 5 लाख आप बैंक से सैंक्शन कर सकते हो, आप 10 लाख सैंक्शन करके रख सकते हो। डिस्बर्स आपको वही तो बोल रहे हैं सर, वो तो वही तो बोल रहे हैं, 10 लाख जो अपन ने लिया और जब वो 10 लाख को फिर एक जमा करेंगे, वापस दूसरा फिर एक करेंगे, फिर दूसरा एक करेंगे, बैच नहीं बनेगा, उसका बैच नहीं बनेगा। आपने बैंक को 1 करोड़ का आपने डिमांड दे दिया कि मैं इस सीजन में 1 करोड़ का मैं सैंक्शन कर सकता हूं, मैं आपको सैंक्शन करोगे, डिसबर्समेंट आपको 1 by 1 ही करना पड़ेगा। तो सर वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है सर। नहीं, ये प्रोसेस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ये मैनुअल प्रोसेस से हटना है, तो ये तो करना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि नहीं मैं अभी के सिस्टम को मैनुअल के अकॉर्डिंग उसको यूज टू बना दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं ये तो एलिजिबिलिटी अमाउंट कम ज्यादा होती है, उसको एडिट करने के लिए आप यहाँ से सैंक्शन अमाउंट से कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लोन कलेक्शन, जो सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, लोन कलेक्शन में बेसिकली हमारे पास 3-4 टाइप के ही मेंबर आते हैं। पहला मेंबर होता है जो ड्यू मेंबर होता है, ठीक है, और वो पार्शियल पेमेंट करता है या फुल पेमेंट करता है। दूसरा मेंबर होता है जो ओवरड्यू मेंबर होता है, लेकिन वो सेम ईयर में या सेम सीजन में ओवरड्यू होता है। और तीसरा मेंबर ये होता है जो पुराने आपके ओवरड्यू मेंबर होते हैं, जो पहले कभी लोन लिए होंगे, अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट करने आया है। ठीक है, ये 3-4 तरह के आपके पास मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले आप एक नंबर दर्ज कर लेंगे। ये पहले यहाँ कर्मचारी ले गया, ये बड़ौदा में क्या नाम के किस नाम से आपको पूरा नाम से इसका नाम क्या है, उसको बंधन के साथ में जाएगी।
ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास लोन कलेक्शन का, दूसरा है लोन प्रिंसिपल लिमिट कलेक्शन का, तीसरा आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसको आपको यूज नहीं करना है, लोन इंटरेस्ट लिमिट कलेक्शन। इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। चौथा ऑप्शन है लोन कलेक्शन विद रिसीवेबल। अब मान के चलिए कि कोई मेंबर है और वो मेंबर ड्यू मेंबर है, ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने आया है और वो पार्शियल पेमेंट करने आया है। तो अगर वो मेंबर पार्शियल पेमेंट करने आता है और ड्यू मेंबर है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे लोन प्रिंसिपल लिमिट कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो एडिट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बबलू कुछ बोल रहा है, बबलू रैदास। ठीक है, देखिए इस मेंबर पे कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं इसलिए उसने एरर दे दिया। तो जो ड्यू मेंबर है और जो पार्शियल पेमेंट करने आया है उसके लिए आपको ऑप्शन यूज करना है लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन। तो उस टाइम पे यहाँ पे अमाउंट का सेक्शन रहता है जो आपका एडिटेबल हो जाता है। मान के चलिए 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, आप उसे 50,000 वो पेमेंट करने आया है या 60,000 पेमेंट करने आया है, तो आप उसको एडिट करके उतना अमाउंट ले सकते हो। रिमेनिंग अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ठीक है, जब वो फ्यूचर में कभी पेमेंट करने आएगा तो रिमेनिंग अमाउंट या तो अगर वो फुल पेमेंट करता है या पेमेंट करने नहीं आता, वो बाद की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो ड्यू डेट पे वापस आ जाता है पेमेंट करने के लिए तो आप रिबेट कलेक्शन, लोन कलेक्शन रिसीवेबल ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पार्शियल पेमेंट। ठीक है, पार्शियल पेमेंट करने आए तो हमको एक ही ऑप्शन यूज करना है लोन प्रिंसिपल लिमिट कलेक्शन, वो किन मेंबर के लिए जो ड्यू मेंबर है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि जो मेंबर ड्यू है और वो अपना फुल पेमेंट करने आया है कि मेरा 1 लाख आउटस्टैंडिंग है और मैं पूरा 1 लाख अपना पेमेंट करने आया हूँ, उसके लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है लोन कलेक्शन विद रिसीवेबल। इससे क्या होगा, जैसे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो जो अमाउंट वाला सेक्शन है वो लॉक हो जाता है, आप उसका एडिट नहीं कर सकते, है ना। उसका फुल कलेक्शन यहाँ से सिस्टम ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि एक पॉपअप भी आ जाता है आपके सामने कि आप यहाँ से सिर्फ फुल कलेक्शन ही ले सकते हैं। ठीक है, तो फुल कलेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ वाउचर सिस्टम जनरेट बन जाते हैं जो आपके सबमेंशन के वाउचर रहते हैं, इसको लिंक वाउचर बोलते हैं, जिसमें आपका 1.5% स्टेट और सेंट्रल का रहता है और 7% जो आपका सबमेंशन का पार्ट और रहता है, वो टोटल 10% या 12% जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है उसका एक लिंक वाउचर बन जाता है और जो प्रिंसिपल है उसका एक वाउचर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अलग से इंटरेस्ट सबमेंशन की यहाँ पे एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें ड्यू मेंबर में किसी को डाउट है कि पार्शियल पेमेंट कैसे करना है या फुल कलेक्शन कैसे करना है? किसी को पूछ रहा हूँ ड्यू मेंबर के लिए। हेलो सर, इसमें क्या हो रहा है कि अपन ने जो पेक्स पे मैनुअल जो एक्सेल शीट रहती है जिसका वो इंटरेस्ट सबवेशन जो अपने देते हैं उसका और ईआरपी का कुछ केसेस में सर मैच नहीं होता है। इसमें जितना जो इंटरेस्ट आता है ना तो सर उसका क्या अपन निकाल सकते हैं सर हल? उसको आपको देखिए मैनुअली रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम की इंटरेस्ट अभी उसका पहले उसमें कुछ अपडेट होने थे लेकिन अब उसको एक्यूरेट कर दिया गया है ना। अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई मिसमैच दिखता है तो आप एक बार कैलकुलेट करें मैनुअली उस इंटरेस्ट को कि सिस्टम कितना बता रहा है। तो ड्यू डिमांड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिमांड वगैरह सब दिख जाएगा, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, कितने ड्यूरेशन पे लग रहा है, प्रोडक्ट वाइज पूरा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो आप एक बार उसको मैनुअली रेक्टिफाई करें कि गलती कहाँ है बस। ठीक है सर, सीधी। इसमें आप किसी को कोई डाउट है क्या? कृष्णपाल कुछ बोल जी सर, रेगुलर मेंबर से जैसे राउंड ऑफ करने के लिए जो कुछ पैसे लेते हैं उसके एंट्री कैसे करना है? जैसे मान लीजिए 95 रुपीज उससे 5 रुपए राउंड ऑफ करने के लिए इनकम के तौर पर दिए पैक्स में, उसकी एंट्री रेगुलर मेंबर की कैसे करना है? राउंड ऑफ के लिए आपकी एंट्री कैसे? 5 रुपए आपने मान के चलिए कि 195 रुपए तो आप 200 रुपए ले लेते हैं ऐसा? यस सर। वो फिर एक्सेस कलेक्शन होगा आपका? नहीं, एक्सेस कलेक्शन में डालते ही नहीं सर, उसको सीधा इनकम में ले जाते हैं पैक्स के। नहीं वो इनकम कैसे हुआ आपका? मेंबर साहब एक्स्ट्रा ले रहे हैं इनकम राउंड ऑफ करने के लिए लेना सर, ज्यादा पैसे नहीं, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए से तो पैसे लेते हैं, उसको एक्सेस कलेक्शन में कैसे डाल देंगे सर? एक्सटेंडिंग से ज्यादा आप मेंबर से ले ही नहीं सकते सर। एक्सचेंज पैसे एक्टिविटी जो है मैनुअल जो एक्टिविटी आप बता रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आप सही बात करें आप अगर ऑनलाइन आए हैं, अगर आपका आउटस्टैंडिंग 99 पैसे हैं तो आप 1 रुपए नहीं ले सकते उस व्यक्ति से, आपको 99 पैसे ही लेना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें।
सर अभी जो केस बुक लिख चुके हैं उसका कैसे कलेक्शन दिखाओ, आप एक्सेस कलेक्शन दिखाओ, 5 रुपए उसका आउटस्टैंडिंग में एक्सेस रहेगा। जब आप दोबारा डिसबर्स करोगे उसको 100 रुपए, तो 5 रुपए बाय डिफॉल्ट सिस्टम माइनस करके 95 रुपए उसका आउटस्टैंडिंग दिखाएगा मेंबर पे। तो साल भर की सर केस बुक लिखी जा चुकी है, उसको फिर कैसे ठीक करेंगे? पूरी केस बुक चेंज करनी पड़ेगी। वो देखिए उसके लिए आपको अपने डीसीबी में बात करनी पड़ेगी। आप यहीं पे जुड़े होंगे आपके डीसीबी, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो बता रहे हो वो सही नहीं है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग 1 रुपए, जैसे मान के चलो मैं अगर आपकी बात करूं, आप किसी बैंक से लोन लेते हो, आपने अगर 1 लाख का लोन लिया, क्या आप उसको 1,10,000 दोगे या 1,01,000 दोगे? क्या आप 1 लाख ही दोगे ना उस व्यक्ति को? नहीं, पर सर पैक्स के पास चेंज पैसे नहीं है, खुले पैसे नहीं है, तो उसने राउंड अप करने के लिए ले लिए बाय चांस किसी मेंबर से, तो उसका अगर राउंड अप करने के लिए तो आपका इनकम कैसे हुआ? वो बैंकिंग एक्स्ट्रा देके जा रहा है ना। बैंकिंग में राउंड अप नहीं होता। बैंकिंग में अगर आपने कर भी लिया वो कोई इशू नहीं है। अगर आपने कर लिया ठीक है, 5 रुपए आपने ज्यादा ले लिया, तो आप ज्यादा को आप अपने इनकम कैसे बता सकते हो? ये बताओ मुझे। वो ज्यादा अगर वो देखे गए तो मेंबर को हुआ ना वो। हमारे यहाँ पे अधिकतर पैक्स में होता है सर, उसको भवन फंड या फिर अदर चार्ज के नाम से लेते हैं, बाकी सभी पैक्स में होता है। वो गलत, वही बोल रहा हूँ। कृष्णपाल, हाँ सर, हाँ सर, तुम एक मेंबर की डिटेल निकाल के ये मीटिंग के बाद एक बार विशाल से बात कर लेना, तो विशाल जी आपको बता देंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, और किसी को तो डाउट नहीं है ना इसमें, या और किसी को भी पूछना, एंट्री देखना है? वैसे अभी आप लोग ईयर एंड कर चुके हैं, तो आप लोगों ने तो एंट्री की ही होगी। हाँ, तो सिर्फ कृष्णपाल को देखना है, तो विशाल जी बता देंगे। ओके, बताइए दीजिए, देख लेंगे कैसे कैसे। दूसरा था तो वाला तुमने दूसरा लगा इंदौर का है, only interested. It's compared to open code. अरे जिसको भी एंट्री दिखनी है मुझे एक डेटा दे दो, फिर अगर किसी को एंट्री अगर देखनी है तो मेरे पास कोई डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो दोनों एडिटेबल है, तो आप प्रिंसिपल में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है सर वो एडिट तो हो जाता है, फिर वो एडिट करने के बाद वाउचर सेव करते हैं ना, फिर वो वाउचर जितने का रहता है ना उतने का ही बनता है, एक्सेस अमाउंट लेता नहीं है सिस्टम। अरे उसके लिए एक डेटा चाहिए मुझे, किसी के पास सही का डेटा तो बता दो। मैं जिस पैच को लॉगिन कर रहा हूँ उसमें कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, वो एंट्री तो मैं चलो ठीक है, एक्सेस कलेक्शन का मैं भी थोड़ी देर से बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। जब तक डेटा कोई भी कलेक्ट करके मुझे बता देगा तो उसका भी हम बता देंगे। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जब तक डेटा ढूंढ लो जिसको भी देखना है एंट्री। ये आपका लोन मॉड्यूल है, ठीक है। इसके लोन मॉड्यूल में मैं आपको 2 ऑप्शन बता चुका हूँ, एक रिवेट कलेक्शन का और एक फुल कलेक्शन का ड्यू मेंबर के लिए, जो आपके ड्यू मेंबर है ना। अब उसके बाद एक ऑप्शन इसमें और आता है कि मान के चलिए कि कोई मेंबर ओवर ड्यू हो गया सेम सीजन का या सेम ईयर में, कोई मेंबर है
वो ओवरड्यू हो गया, वो ड्यू डेट पे अपना पेमेंट किया, ड्यू डेट पे उसके पहले अपना पेमेंट करने नहीं आया, वो ड्यू डेट के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आया पेमेंट करने के लिए कि आप मेरा जितना भी पेमेंट है वो आप ले लो, उसकी एंट्री कैसे करनी है। अब मान के चलिए आज 3/5/2025 है ना, 3 मई है आज, और आज किसी का ड्यू डेट है, ठीक है। आज मैं जैसे एंट्री कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ड्यू मेंबर्स हैं सबसे पहले मैं उनकी एंट्री करूंगा। अगर मैं लेगेसी एंट्री की बात करूं तो सबसे पहले मैं जो जितने भी ड्यू मेंबर्स हैं उनकी एंट्री करूंगा। उनकी एंट्री करने के बाद जब वो सारी एंट्रीज हो जाएंगी, उसके बाद मैं फिर ओवरड्यू मेंबर की एंट्री करूंगा। उनकी एंट्री करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 3% जो 1.5% आपका स्टेट और सेंट्रल से जो आपको सबमिशन कंपलसरी मिलता ही मिलता है, चाहे मेंबर पेमेंट करे या ना करे, उसकी एंट्री सबसे पहले करनी है ओवरड्यू मेंबर्स की सेम सीजन में। उनकी एंट्री करने के लिए आप लोन मॉड्यूल में लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल का, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने ड्यू मेंबर की एंट्री कर ली, ड्यू मेंबर की एंट्री करने के बाद आपके पास ओवरड्यू मेंबर बचे सेम सीजन के, ठीक है। उनकी एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको 3% बुक करना है। कब? ड्यू डेट पे। मान के चलिए आज ड्यू डेट है, तो आज मैंने सारी एंट्री खत्म कर ली। अगर मैं लेगेसी एंट्री की बात करूं तो मुझे पता ही है कि कौन से मेंबर ड्यू है, कौन से ओवरड्यू है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले ड्यू मेंबर की एंट्री करने के बाद 3% बुक करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये मान के चलूं कि आज मैं करंट डेट पे एंट्री कर रहा हूं और मैं डे बाई डे एंट्री करते जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मैं आज अगर ड्यू डेट है तो जितने भी मेंबर आएंगे वो सारे आपके ड्यू मेंबर होंगे। सबसे पहले आप उनकी एंट्री करोगे और क्लोजिंग से पहले जब आपको लगता है कि अब आपका क्लोजिंग का समय हो गया है, इसके बाद आप किसी का कलेक्शन नहीं लोगे, क्लोजिंग से पहले आप उन मेंबर्स का जो भी 3% है वो आप यहाँ से बुक करोगे। अगर मैं ड्यू मतलब कंटिन्यू एंट्री की बात करूं या करंट डेट की मैं बात करूं, 3% आप उसमें बुक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप मेंबर का ड्यू मेंबर्स की एंट्री करते जाओगे, उन मेंबर की एंट्री आपके आउटस्टैंडिंग से हटती जाएगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल में। इंटरेस्ट रिसीवेबल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस दिखाई देता है। जिस भी डेट में आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन होगा वो डेट आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपको ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करनी है इंटरेस्ट सबमेंशन, जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आप जो 3% है जो आपका कंपलसरी आपको मिलता ही मिलता है स्टेट और सेंट्रल से, वो आपको यहाँ से लेना है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट सबमेंशन डालेंगे। अगर आप इंडिविजुअल मेंबर की एंट्री करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक एडमिशन नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी सारे मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग एक साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे वही मेंबर रिफ्लेक्ट होंगे जो आपके ओवरड्यू होंगे, ठीक है। अभी इस पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि ये शायद ड्यू डेट पे लॉगिन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो आप जिस भी ड्यू डेट पे आप लॉगिन करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका कोई ओवरड्यू मेंबर है और ड्यू डेट आपकी जैसे आज लास्ट डेट है, तो आज क्लोजिंग से पहले आपको 3% बुक करके रखना है, क्योंकि अगर आप कल उसकी एंट्री करोगे कल वो ओवरड्यू हो जाएगा, ठीक है। और ड्यू मेंबर की एंट्री आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो उनकी लिस्ट यहाँ से आपकी हट जाएगी, या सिर्फ वही मेंबर दिखेंगे जो ओवरड्यू होंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? 1.5% 3% बुक करने में कोई समस्या आ रही हो, किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ से 1.5% बुक कर दिया था। ये ओवरड्यू जो बता रहे हैं आप, इसमें तो इसमें सारी केसेस जैसे प्रोडक्ट लिया केसेस ही खरीद, तो वो जो चालू वाले या पुराने जितने भी वो सारे दिखेंगे, शो होंगे इसमें। यहाँ पे सिर्फ वही देखेंगे जिनका 3% बुक नहीं हुआ है और जो ओवरड्यू है। जो मेंबर का तो एंट्री जैसे करेंगे वो हट जाएगा। करंट ईयर वाले ही रहेंगे, बाकी पुराने जो करंट ईयर वाले दिखेंगे आपको, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करंट ईयर नहीं दिख रहा है, सारे मेंबर दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप इशू रेज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या जो भी इशू, उसके लिए आप इशू रेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ से 3% ड्यू डेट पे बुक कर लिया था। अब कोई ओवरड्यू मेंबर आया और वो आके बोलता है कि मेरा 1.5 लाख आउटस्टैंडिंग है और उसका 10-20 हजार जो भी उसका इंटरेस्ट बना है, 3% तो मैंने सिस्टम गवर्नमेंट से ऑलरेडी ले लिया है, जो मैंने बुक कर लिया था सबमेंशन,
अब जो रिमेनिंग 7% या 8% जो भी है वो मेंबर से लेना है, तो उसकी एंट्री करने के लिए आप सिंपली लोन कलेक्शन में आएंगे। ठीक है, ओवरड्यू मेंबर का जो अमाउंट होता है वो उसका जो प्रिंसिपल प्लस उस मेंबर पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सारा मेंबर को पे करना होता है। जो 3% है सिर्फ वही गवर्नमेंट पे करती है, रिमेनिंग जो इंटरेस्ट है वो सब मेंबर को पे करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है लोन कलेक्शन। ठीक है, आपने 3% ऑलरेडी बुक कर लिया है, अभी आपको सिर्फ उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मेंबर पे चार्ज हो रहा है वो आपको कलेक्ट यहाँ से करना है, इनका जो सेम सीजन में आपका ओवरड्यू हुआ है। ठीक है, और एक तरह के मेंबर हमारे पास और होते हैं जो पुराने ओवरड्यू होते हैं, जो 2, 4, 5 साल से आए नहीं, जिनका 3% ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उनके लिए भी आपको लोन कलेक्शन का ही ऑप्शन यूज करना है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि उनका जो भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा कुछ मेंबर से ही कलेक्शन करना है, चाहे वो पार्शियल पेमेंट करता हो या फुल पेमेंट करता हो, दोनों ही केस के लिए आपको लोन कलेक्शन का ऑप्शन यूज करना है ओवरड्यू मेंबर के लिए, चाहे वो सेम सीजन का हो या पुराना हो, दोनों ही केस में आपको लोन कलेक्शन का ऑप्शन यूज करना है। और यहाँ से आप अमाउंट एडिटेबल भी कर सकते हैं। जैसे आप लोन कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है यहाँ पे टोटल अमाउंट का, उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर वो आधा पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहता है, प्रिंसिपल पेमेंट करना चाहता है, जितना भी पेमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसका जो ओवरड्यू होने के बाद मेंबर का जो आउटस्टैंडिंग है वो उसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाता है, तो आप उससे कितना भी पेमेंट करें उसका वो आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन जो 2-3 साल पुराना या 4 साल पुराना कोई मेंबर है और वो जो अपना रिकवरी देना चाह रहा है, और वो रिकवरी एक साथ नहीं देते हुए किस्तों में आई, प्रिंसिपल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई इंटरेस्ट ज्यादा है जिसका और उसने 2 या 3 किस्तों में कैश में या काइंड में कैश या ट्रांसफर में दिया, तो क्या इसमें एंट्री हो जाती है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। देखिए क्या होता है ना, ओवरड्यू जैसे मेंबर हुआ तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग नहीं होता, वो दोनों एक हो जाते हैं, कि टोटल मेंबर से ही लेना है। यहाँ विंडो में तो अलग अलग शो होता है, आईओडी शो होता है, इंटरेस्ट शो होता है और पेनल इंटरेस्ट शो होता है, वो आपका अलग अलग पार्ट दिखाता है। वो सिर्फ बाइफिकेशन के लिए है कि आप मेंबर को बता सकते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग इतना था और प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल इतना था, इंटरेस्ट इतना था, इसका आपका इतना पेनल लगा है, इतना आईओडी लगा है, टोटल अमाउंट आपका इतना हुआ है। लेना आपको सारा मेंबर से ही है। तो अगर आपको वो किस्तों में पेमेंट करने आ रहा है, जितना भी पेमेंट करने आ रहा है तो उसको एडिट करके उतना कलेक्शन ले सकते हो, उतना अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग से कम हो जाएगा। तो सर जब सेकंड बार जब वो देने आता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की विंडो ही नहीं आती वहाँ पे। देखिए क्या होता है ना, मेंबर ओवरड्यू होने के बाद इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ये इसका कोई फंडा ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता सर? प्रिंसिपल अलग रहता है और इंटरेस्ट अलग रहता है। नहीं, मेंबर ओवरड्यू होने के बाद टोटल ही उसका आउटस्टैंडिंग है, अलग से कुछ भी नहीं है। ये बैंकिंग में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो अलग अलग होना चाहिए और अलग अलग होता ही है। मेंबर जब तक अलग अलग तब तक रहता है जब तक मेंबर ड्यू है, जब तक ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के अंदर है तब तक। ड्यू होने के बाद उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है मेंबर को हिसाब देना है, मेंबर को बताना है कि भाई इतना ब्याज है, वो कैसे बताएंगे जी? मेंबर को रसीद देनी है या कुछ भी रिसिप्ट देनी है कि भाई इतना मूल्य लिया और हमने इतना ब्याज लिया, वो कैसे करेंगे? नहीं देखिए, मेंबर का आउटस्टैंडिंग होने के बाद मूल या ब्याज मतलब कैसे कर रहे हो? जब वो मेंबर जब मेंबर आपका ओवरड्यू हो जाएगा ना, उसके बाद ये लोन कलेक्शन स्क्रीन वाला बता रहे हैं, यहाँ पे आपको मेंबर का 7% जो इंटरेस्ट है बकाया जो मेंबर से लेना है वो आपको विजिबल होगा, क्योंकि 3% आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं उसका। तो जितना इंटरेस्ट में आपको दिखेगा पेनल, आईओडी और इंटरेस्ट में, वो आपका टोटल 7% इंटरेस्ट होगा, जो सिर्फ मेंबर से आपको वसूलना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सर एक मेंबर है, मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंट्री करते हैं अपन, मेरे पास एक मेंबर है, इसकी एंट्री बताइए आप। टैक्स आईडी है 9911937090। चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। 090320001 क्या 911 937 937 090 090 32001 3201। किस डेट में एंट्री कर रहे हैं आप?
केसीसी में ओवर ड्यू। किस डेट में कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं सर अपन 11 मई 2। 11 मई 2 मिनट बता रहा हूँ। करवाखेड़ी पैक्स का नाम कंफर्म कर लेना। 17/2/24 है, 17 फरवरी 24। इसमें हमने 1 लाख रुपए इसके रिकवर कर लिए हैं। सर 17/2/24 में तो होगा ही नहीं ना, 31/3/24 तो डेट ईयर एंड हुआ। ईयर एंड टैक्स से वही year-end tax की फसला तो भी कैसे कर रहे हैं? 17 फरवरी है कि 2 मिनट से मैं बताऊं। 25 से 24 11/12/24 है, 12वां महीना है ये। तो सुभाष सर को मैंने 9 सर पैक्स का नाम क्या है? पैक्स का नाम कंफर्म कर दीजिए। करवाखेड़ी है क्या? करवाखेड़ी 91193। अरे तारीख कौन सी है तुम्हारी जमा करने की? 90320001। अरे सर 17/12/2024 है। 17/12/24 17/12/2024। 17/12/2024 चालू रखना। इसका सर अपन ने 1 लाख ओवरड्यू लोन में रिकवर कर लिया है और अपने को 33,000 रुपए और रिकवर करना है। ये सुभाष सर को मैंने रिसिप्ट भेजी है, व्हाट्सएप करा है। अकाउंट 100413 क्या है सर? 100413 100413। केस अब एक केस तो हो चुका है सर 1 लाख का, अब इसको ट्रांसफर करना है ये आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, ये आपका पैनल भी है और ये आपका आईओडी भी है, राइट जी। अब इसमें कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं आप? 1 लाख रुपए रिकवर हुआ अपना, केवल ब्याज में। कितना चाह रहे हैं अभी? कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं इसका? पेमेंट नहीं करना है, रिकवर करना है। रिकवर कितना करना चाह रहे हैं अभी आप? हम रिकवर करना चाह रहे हैं 1,22,000। 22,000। ठीक है, ये देखिए इसका आईओडी ही है 1,25,000। तो मैंने जैसे यहाँ पे 1,22,000 डाला, उसने पूरा का पूरा 1,22,000 उसका आईओडी से चार्ज कर दिया। मतलब 1,22,000 के बाद रिमेनिंग जितना भी उसका बचेगा वो उसका आईओडी में शो होगा। जैसे मैं इसका अगर एंट्री यहाँ पे सेव करता हूँ, नहीं मेरा ये कहना है सर इसमें कि जो हमने इसमें एंट्री हटा दी यानी पहले एक बार देख लीजिए 1 लाख का हमने इसमें रिकवर कर रखा है। उसके बाद जब हमने वापस दूसरी बार जमा करने की प्रयास करा तो ये जो आईओडी और ये शो नहीं हो रहा था। कल मैंने और सुभाष सर ने और वासु जी ने वो इसको चेक करा है। ठीक है, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो, लेकिन अरविंद जी इसमें क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए कलेक्शन किया, जो डिमांड में वहां पे दिख रहा होगा, जैसे आपको 80,000 दिख रहा होगा, आपने एडिट करके उसको 1 लाख करके उसको कलेक्शन कर लिया जी। ठीक है, तो डिमांड ही उस पर 80,000 की थी, पर आपने क्या करा, एडिट करके उसको वहां पे 1 लाख करके कलेक्शन कर लिया। इसका मतलब जितना डिमांड था वहां पे आपने एडिट करके कलेक्शन किया, तो उसका जो पूरा इंटरेस्ट का जो उस डेट तक डिमांड थी वो पूरी कलेक्ट हो गई। सर उसमें हमने पहले क्या करा, पहले आईओडी लिया, फिर पैनल लिया और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट में लिया गया। पहले 1 लाख रुपए में क्या करा हमने, वो आपको फ्यूचर डेट में दिखेगा, बचा रहेगा वो इंटरेस्ट।
वो मेरे हमने पहले ये कर लिया, 1 लाख रुपए पूरा जमा कर लिया। उसके बाद फिर जब उसी दिन उसकी एक और एंट्री थी 1,22,000 की ट्रांसफर की। अच्छा, मतलब उसने 2 बार पेमेंट किया है क्या? दो बार पेमेंट कर रहा है। अच्छा, एक दिन के एक पहली एंट्री केस की है और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की है। हेलो अरे कृष्णा, ये बेटा कौन सी क्लास में थी? 10th में थी ना? ये 10th में रिजल्ट आ गया ना इसका पूरा? एक मिनट, क्या 10th में आ गया क्या? तो ये एमपी बोर्ड से किया था ना उसने? 1 लाख की एंट्री है नहीं इसमें। इधर ऊपर ऊपर वाली है। ठीक है, 1 लाख ये है। और एक आपने ये तो कल बुक किया, कल भी किया है 50,000 जैसा। ये तो बुक कर लिया किसी का जैसे अमाउंट डालेंगे ना, सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाइड कर लेगा तो उसको क्या लेना, ट्रांसफर मैपिंग के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक अपना अमाउंट सेट कर देगा। जितना बचा होगा वो पहले उतना लेगा। इसमें तीनों ले लिया ना, वो अगर डिमांड होगी तो उतना ले सकते हो आप। अब मान के चलो आपने 1 लाख जमा नहीं, किया, अभी जिसमें डाला था उसमें तो एक ही लेता था, क्योंकि उसमें कम है, 125 का आयु मैं एक बाइक जमा रहा 3 लाख करेंगे तो 3 लेते सब में देता। दूसरा में पहले फर्स्ट वाले में ही लेता है, फिर उससे जो बचा है वो नीचे वाले का ट्रांसफर मैपिंग जैसी है, अदर चार्जेस वगैरह पहले लेगा इसी एमपी बोर्ड का नहीं आया। दूसरा ये सर कि आईओडी जमा होने के बाद वापस 1,25,000 क्यों बता रहा है? वाउचर पोस्टेड है। हाँ, वो वाला 1 लाख का तो पोस्टेड है। दूसरा वाला पोस्टेड नहीं है, इनकी आपके सामने अभी करने के लिए बोला। ये है तो कैसे है? ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रांजेक्शन चला था। अब ये वाला देखो, ऐसे केसेस में आप बताऊं क्या किया करो। जैसे आपको पता है सेम डेट में आपका कितना कलेक्शन, 2 लाख से ऊपर का कलेक्शन है ना? 2,22,000 करीब आ रहा है। हाँ, 1 लाख कैश में और 1,22,000 ट्रांसफर में। हाँ, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, जब भी ऐसा कुछ इशू आता है ना, तो आप जो डिमांड है यहाँ पे, जब आप फर्स्ट कलेक्शन ले रहे हो, डिमांड उतने से ही आप उसकी डिमांड इंटरेस्ट को एडिट कर लो। जैसे आप यहाँ पे पहले उसका 2 लाख कर लो, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप उसका यहाँ पे 1 लाख वसूल लो, ठीक है। उसके बाद जो उसका पेंडिंग रह जाएगा वो यहाँ पे आपको 1 लाख दिखाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिमांड में फिर वो 1 लाख जितना उसका बचेगा 1 लाख दिखाएगा। फिर आप उसका दोबारा से जो भी अदर कलेक्शन है, दोबारा से आप उसका कलेक्शन यहाँ से फिर कर सकते हो। ये सही है सर। मतलब मेरा ये कहना है कि कल हम लोग जो प्रयास कर रहे थे या 3-4 दिन से प्रयास कर रहे थे, तो उसमें ये कुछ भी वापस आगे शो नहीं हो रहा था, आईओडी वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा था एक बार एंट्री करने के बाद। टेक्निकल इशू रहा होगा तो उसकी वजह से हुआ होगा वो। और ये है कि मतलब अगर उस व्यक्ति की एक दिन में जितनी डिमांड अगर 2 बार या 3 बार आया तो उसको पूरा जोड़ के पहले यहाँ लिख लें। हाँ, मतलब उसको जैसे एक ही दिन में उससे आपने कलेक्शन कर लिया, 1 लाख से ऊपर कलेक्शन कर दिया,
तो आपको पता है यहाँ पे सिस्टम में जो डिमांड लग रही है, इसीलिए जो लोन कलेक्शन वाली स्क्रीन है एडिटेबल है कि आप यहाँ पे उसका टोटल कलेक्शन, मतलब जितना आप कलेक्शन कर रहे हो फाइनल कलेक्शन उस मेंबर से 3 लाख कलेक्शन कर रहे हो डिमांड, तो सिस्टम में अगर आपके हिसाब से तीनों का टोटल करके अगर वो गलत दिख रहा है तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर दो, इंटरेस्ट में कर दो या पैनल में कर दो, जिसमें भी आपको करना है उसमें कर दो, और उतना कलेक्शन आप यहाँ पे करोगे तो मल्टीपल टाइम्स आप जितना बार उसने एक कलेक्शन दिया होगा आप यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हो। क्योंकि एक बार जैसे यहाँ पे अगर 1.25 दिख रहा है डिमांड, आपने यहाँ पे 1.25 कर दिया और यहाँ पे जितना दिख रहा है कलेक्शन कर दिया, तो उसके बाद जो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा उसमें। बिल्कुल आप समझिए मेरी बात। मैंने जैसे अब अपन ने नहीं करा तो ये जो 1.25 जो डिमांड आ रही है आईओडी की, तो अपन ने ऑलरेडी 1 लाख जमा करने के बाद इसकी आईओडी की डिमांड 1.25 क्यों आ रही है? हाँ, ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे व्यू डिमांड आप देखोगे ना, ये अभी भी जो उस ट्रांजेक्शन में आपने जो कलेक्शन किया है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे कहाँ से दिखा रहा है, 17 से दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि आपको दिखाना चाहिए था कौन सी डेट, ये डेट के बाद इसके बाद वाला इशू यहाँ से जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होना चाहिए, तो तब ये टेक्निकल इशू है। यहाँ पे जो डेट होगा यहाँ पे एक और लाइन ऐड हो जाएगी आपकी, और जो ये ट्रांजेक्शन है वो ये वाली ऐड होगी, फिर वो यहाँ से कैलकुलेशन करेगा इंटरेस्ट का। ये टेक्निकल इशू है। और जो आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन करने का तरीका मैं वही बता रहा हूँ कि बस अगर यहाँ पे आपने सारा कलेक्शन कर दिया डिमांड के हिसाब से तो वो 0 हो जाएगा इंटरेस्ट, तो यहीं पे आप उसका डिमांड इंक्रीज कर दो। ठीक है सर। अच्छा, वो वाला इशू तो नहीं है ना, जैसे हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कल कि जैसे ये पूरा एक बार एंट्री करने के बाद ये विंडो हट जाती है, केवल प्रिंसिपल दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई। मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने जो डिमांड लगी है उतना पूरा कलेक्शन कर लिया तो वो 0 हो जाएगा, ओनली उसको प्रिंसिपल बचेगा। फिर अगर आप नहीं है उसमें ऐसा नहीं था सर, उसमें यहाँ पे आईओडी ज्यादा था तो हमने, क्योंकि हमारा जो अमाउंट था वो पैनल में और इंटरेस्ट में यहाँ पे पूरा हो चुका था, बाकी का आईओडी है इसमें, और बाकी हमने छोड़ रखा था इसका नीचे वाला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन केसेस गरीब में, ये छोड़ रखा था और बाकी पूरा करके पूरा सेट कर रखा था, तो फिर भी वो विंडो नहीं आई, ये वाली इशू रहा होगा, क्योंकि वो आएगा वो, क्योंकि जब नीचे का पूरा आना चाहिए, जो भी बचा है रिमेनिंग वाला पार्ट तो आना चाहिए। जी जी जी, जो आएगा, क्योंकि वो अपडेट भी नहीं हो रहा, उसमें ट्रांजैक्शन जो आपने किया है वो भी अपडेट नहीं हो रहा। इसके लिए टिकट डालना पड़ेगा क्या? हाँ, आप एक बार टिकट डाल दीजिए और मैं इसमें बात भी कर लेता हूँ कि मतलब वो अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली ना, होना चाहिए वैसे वो चीज। वही तो ठीक है, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, ठीक। अनंत दीपक सर जी बोलिए। सर मैं इसमें ये बोल रहा था, जैसे अपन ये इंटरेस्ट लॉगिन करोगे ओनली लॉगिन करके बुक होगा। जैसे अभी 31 मार्च 25 के लिए करना पड़ेगा, तो सर 31 मार्च 25 तो जैसे जो आपकी ड्यू डेट होगी, जैसे 28/3/25 आपकी ड्यू डेट है ना, तो 28/3/25 में आप उसको लॉगिन करोगे, यहाँ पे सारे विजिबल हो जाएंगे आपके मेंबर। बस आपको डेट का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आपका ड्यू डेट 28/3 है, आपने 31/3 में लॉगिन करके आप चेक कर रहे हो, 31/3 में विजिबल नहीं होंगे, ओनली ड्यू डेट में आपको लॉगिन करना है, 28/3 में आप लॉगिन करोगे। इसमें ये जरूरी तो नहीं है कि 27/3 तक का डेट होना आवश्यक है क्या? नहीं नहीं, डेट का वाउचर पोस्टेड होने चाहिए। हाँ, वाउचर पोस्टेड तो रहेंगे, मैंडेटरी नहीं है, वाउचर पोस्टेड होना चाहिए। बस इसमें एक चीज इम्पैक्ट करती है कि अगर जैसे आपने ये ड्यू डेट है 28/3 है, उसके आगे कोई एंट्री कर रखी है, तो मेंबर यहाँ पे वो एक पॉपअप देता है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन वाला एक पॉपअप देता है, तो उस चीज को एक बार आप चेक करना कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेंबरों का पहले जो ओवरड्यू मेंबर है उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बुक होना चाहिए, फिर आप फ्यूचर में जाकर उनकी कोशिश यही कीजिएगा कि डे बाय डे की एंट्री करें, मॉड्यूल वाइज एंट्री ना करें। प्रॉब्लम मोस्टली जो लोग मॉड्यूल वाइज एंट्री करते हैं उन्हीं को आती है। एंट्रीज आपको डे वाइज ही करनी है। कौन कौन एक दिन में आपके कैश बुक में जितने भी एंट्रीज है, जितने भी मॉड्यूल से रिलेटेड है, वो सारा खत्म करना है आपको। ठीक है सर, एक वो वाला इशू जनरल आ रहा है, वो